इतिहास में ऐसे कितने योद्धा हुए हैं जिनके शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म थे। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बाद भी जिनकी तलवार दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरती थी। इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में दर्ज हो जाते हैं। एक ऐसा राजा जिसकी वीरता पर दुश्मन भी सम्मान जताते थे, जिसका शरीर रणभूमि की जुबानी किताब बन गया था। हर जख्म एक कहानी, हर जख्म एक जीत। एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ कट गया था और एक पैर काम नहीं करता था, लेकिन हौसला वो पहाड़ जैसा था। ये कहानी है मेवाड़ के शेर राणा सांगा की। ये कहानी है उस शेर की जिसने बाबर जैसे आक्रमणकारी को भारत में टक्कर दी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने लहू से मेवाड़ के गौरव की कहानी लिखी। चलिए चलते हैं मेवाड़ की उन वीर भूमियों में जहां 12वीं शताब्दी के अंत में जन्म लिया महाराणा संग्राम सिंह ने, जिन्हें इतिहास ने राणा सांगा के नाम से जाना। उनका जन्म सिसोदिया वंश में हुआ, एक ऐसा वंश जिसने मुगलों, सुल्तानों और आक्रमणकारियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। राणा रायमल के 4 पुत्रों में से एक थे सांगा, लेकिन मेवाड़ की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। भाइयों के बीच षड्यंत्र, दरबारी राजनीति और अंतहीन घातें, ये सब राणा सांगा के जीवन के आरंभिक अध्याय थे। क्या आप जानते हैं, राणा सांगा ने सिर्फ राजाओं से ही नहीं बल्कि अपने सगे भाइयों से भी युद्ध किया था। गद्दी की दौड़ में कई बार उनकी जान पर भी बनाई, लेकिन किस्मत और हिम्मत ने साथ दिया। एक बार उनके ही सगे भाई ने उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन सांगा बच गए। क्या यह सिर्फ किस्मत थी या किसी बड़े मकसद की शुरुआत? संघर्षों से निकलकर अंततः सांगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। गद्दी हासिल करने के बाद राणा सांगा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजपूतों को एकजुट करना। उस समय भारत पर लोधी वंश का राज था, दिल्ली कमजोर हो रही थी और मुगलों की नजर इस धरती पर थी। जब बाकी राजा आपस में लड़ रहे थे, राणा सांगा ने एक सपना देखा, एक स्वतंत्र भारत, एक शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य। राणा सांगा कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। राजपूत साम्राज्य उस समय बिखरा हुआ था, एकजुटता की कमी, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। राणा सांगा ने न सिर्फ तलवार से जीत हासिल की, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर उन्हें एकजुट किया। उन्होंने कई रणनीतिक विवाह और संधियां की, एकता की मशाल जलाने वाले पहले राजपूत नेता बने। उन्होंने गुजरात, मालवा और राजस्थान के कई छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया और अपनी एक बड़ी सेना खड़ी की। लेकिन जब आप ऊपर उठते हैं तो दुश्मन भी छाया की तरह पीछे आते हैं। मालवा के राजा और गुजरात के सुल्तान को राणा सांगा की बढ़ती ताकत खटकने लगी। राणा सांगा ने कई युद्ध लड़े, खासकर गुजरात के सुल्तान, दिल्ली के लोधी शासकों और मालवा के शासकों से। 1517 में उन्होंने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और चित्तौड़ तक उसके साम्राज्य को समेट लिया। इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा की तलवार जब चलती थी तो दुश्मनों की हिम्मत जवाब दे देती थी। उनकी सेना में राजपूतों के साथ साथ अफगान, पठान और मुस्लिम योद्धा भी थे। यही था उनका सबसे बड़ा हथियार, सबको एकजुट करने की क्षमता। 1520 में खानवा के युद्ध से पहले सांगा पर एक गुप्त हमला हुआ। उनके ही एक सबसे करीबी जनरल ने एक महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान पीठ पीछे वार किया। इतिहास कहता है कि यह रणनीतिक धोखा इतना घातक था कि सांगा को युद्ध भूमि से हटना पड़ा। उसी युद्ध में उन्हें तीर लगा, हाथ कट गया और एक आंख खो दी। बाद में एक और युद्ध में उनका एक पैर भी बुरी तरह जख्मी हुआ। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना एक आंख, एक हाथ और एक पैर के युद्ध में डट जाए तो वो आम इंसान नहीं होता, वो इतिहास बनता है। लेकिन उन्होंने न तो सिंहासन छोड़ा, न आत्मबल, छोटों से घायल शरीर, लेकिन जज्बा जिंदा। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके जिस्म पर 80 से ज्यादा जख्म हैं, जिसकी एक आंख जा चुकी है, एक हाथ कट चुका है और एक पैर युद्ध में जवाब दे चुका है, लेकिन दिल में आग अब भी जल रही है। अब उसके सामने है एक नया आक्रमणकारी बाबर। विदेशी ताकतें, तोपें, बंदूकें
लेकिन क्या ये सब उस जज्बे को हरा पाएंगे जो मेवाड़ की मिट्टी से पैदा हुआ था? सन 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दिल्ली की सत्ता अब एक तैमूरी वंशज के हाथ में थी, लेकिन बाबर का भारत में आने का इरादा सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं था। वो चाहता था एक साम्राज्य जो हिंदुस्तान की आत्मा को कुचल दे। राणा सांगा के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उनकी धरती, उनकी संस्कृति और उनके सम्मान की लड़ाई थी। बाबर की दिल्ली जीतने की खबर जब सांगा को मिली तो उन्होंने तुरंत एक महासंग्राम की तैयारी शुरू की। राजपूतों को एकजुट करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सांगा ने न सिर्फ मेवाड़ के योद्धाओं को बल्कि अफगानों, पठानों और कई छोटे राजाओं को एक झंडे के नीचे खड़ा किया। उन्होंने महमूद लोदी को दिल्ली का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया ताकि अफगानों का समर्थन उन्हें मिल सके। यह सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी, ये बुद्धि, राजनीति और दूरदृष्टि का भी संग्राम था। दूसरी तरफ बाबर भी कम चालाक नहीं था। उसने देखा कि राणा सांगा के पास संख्या में अधिक सैनिक हैं, लेकिन उनके पास नहीं थी एक चीज, बारूद और तोपें। बाबर ने अपने तोपखाने को लाहौर से मंगवाया। यूरोपीय तकनीक से बनी ये तोपें हिंदुस्तान की मिट्टी में पहली बार तबाही मचाने वाली थी। साथ ही बाबर ने एक और चाल चली। उसने सांगा के साथियों में फूट डालना शुरू किया। लालच, डर और धोखे से कुछ सरदारों को तोड़ लिया गया। 17 मार्च 1527 राजस्थान का खानवा मैदान। सांगा की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना 15 से 20 हजार के बीच। लेकिन बाबर के पास था तोपखाना और घातक रणनीति। युद्ध की शुरुआत होते ही बाबर ने अपने सैनिकों को खाइयों के पीछे खड़ा कर दिया और तोपों से बौछार शुरू की। राजपूतों की परंपरा थी सीधी टक्कर, आमने सामने का युद्ध, लेकिन बाबर की यह नई तकनीक उनके लिए नया था। युद्ध के दौरान राणा सांगा पर एक तीर सीधा कनपटी पर लगा। वो युद्ध भूमि में गिर पड़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें तत्काल मैदान से हटाया। उनकी आंख चली गई, खून बह रहा था, लेकिन सांगा ने कहा, जब तक दिल्ली मुक्त नहीं होती, युद्ध खत्म नहीं होता। और तभी हुआ सबसे बड़ा वार, एक विश्वासघात। इतिहास में दर्ज है कि राणा सांगा के एक विश्वास पात्र सरदार ने युद्ध के निर्णायक मोड़ पर बाबर से गुप्त संधि कर ली। राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई। कई सेनापति मैदान छोड़कर भाग निकले। जब अपनों से धोखा मिले तो दुश्मनों की तोपें भी कम घातक लगती हैं। बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया, लेकिन एक घायल राणा सांगा अब भी जिंदा थे। बाबर को भी यह एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ युद्ध नहीं, एक ऐसी आत्मा को पराजित किया है जो फिर से उठ सकती है। क्या राणा सांगा यहीं रुक गए? क्या बाबर का राज स्थायी था, या मेवाड़ की मिट्टी ने फिर से जन्म दिया एक आखिरी योजना, एक आखिरी संग्राम? क्या होता है जब एक घायल शेर फिर से दहाड़ने की ठान लेता है? जिसने सब कुछ खो दिया, आंख, हाथ, पैर, लेकिन नहीं खोया तो बस एक चीज, अपने देश का गौरव। यह कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसकी हड्डियां भले ही टूटी थीं, लेकिन हौसले अब भी वज्र से भी कठोर थे। यह कहानी है राणा सांगा की आखिरी योजना की और उनके बलिदान की, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। खानवा की रणभूमि में राणा सांगा घायल होकर लौटे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी आग बाकी थी। कई राजा टूट गए होते, आत्मसमर्पण कर देते, लेकिन राणा सांगा ने तय कर लिया था, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, बाबर को हिंदुस्तान में चैन से नहीं बैठने दूंगा। चित्तौड़ लौटते ही उन्होंने फिर से तैयारी शुरू कर दी। घायल शरीर के साथ उन्होंने एक और महासंग्राम की योजना बनाई। राणा सांगा ने अपना आखिरी प्रण लिया। अब की बार कोई गद्दारी नहीं, अब की बार कोई समझौता नहीं, दिल्ली को मुक्त कराना है।
चाहे इसके लिए जान क्यों न चली जाए। उन्होंने आसपास के बचे हुए राजाओं को दोबारा एकत्र करना शुरू किया। नए संधि, नई रणनीति उनकी योजना थी। दिल्ली पर सीधा चढ़ाई। बाबर को भी इस बात की भनक लग चुकी थी और वो भयभीत था। उसने अपने आत्मवृत्तांत में तकरीबन 8 बार राणा सांगा का जिक्र किया है। ये कोई साधारण राजा नहीं था, ये एक तूफान था। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। इतिहास में कहा जाता है, जब उनकी अंतिम योजना पूरी होने ही वाली थी, उसी दौरान राणा सांगा को झड़ दे दिया गया, और वो भी उनके ही किसी अपने के द्वारा। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह किसी डरपोक दरबारी या राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी का काम था, जो नहीं चाहता था कि सांगा बाबर से फिर टकराएं। एक योद्धा जिसे तलवार नहीं हरा सकी, उसे धोखे ने हरा दिया। राणा सांगा का शरीर भले ही अंतिम बार सांस ले रहा था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी झुकी नहीं थी। उन्होंने अंतिम समय में कहा, अगर मैं बाबर से नहीं लड़ पाया तो मेरी आने वाली पीढ़ियां लड़ेंगी और एक दिन हिंदुस्तान आजाद होगा। उनकी यह बात एक भविष्यवाणी बन गई, क्योंकि आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा इसी वंश से निकले, जिन्होंने अकबर को चित्त कर दिया। राणा सांगा की कहानी एक प्रेरणा बनकर रह गई। उनके नाम से आज भी राजस्थान की हवा वीरता की गंध लिए बहती है। उनके जख्म, उनकी ढाल और उनकी तलवार आज भी हमारे इतिहास की सबसे चमकदार मिसाल हैं। इतिहास की इन धूल भरी गलियों में कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं, कितने ही नायकों को किताबों से मिटा दिया गया, लेकिन याद रखिए, वीर कभी मरते नहीं, वो बस गौरव बनकर जीवित रहते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप चाहते हैं ग्लोरी रीटोल्ड पर अगली कहानी किसी और महान योद्धा की सुनाई जाए? तो कमेंट करें, किस शासक, किस योद्धा या किस ऐतिहासिक विषय की असली कहानी आप सुनना चाहते हैं। हो सकता है अगली दहाड़ उसी नायक की हो जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन आप फिर से जिंदा करना चाहते हैं। ग्लोरी रीटोल्ड को सब्सक्राइब करें और इतिहास की धूल से फिर से निकाले वीरों की कहानियां।